नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स शाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने इंटीग्रेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के पार्ट 1 में हमने इंटीग्रेशन के बारे में जाना था, इंटीग्रेशन क्या होता है, और x की पावर n का हमने इंटीग्रेशन वहाँ पर समझा था कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। आज इंटीग्रेशन में आज के पार्ट में हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना, और अगर किसी फंक्शन के साथ कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर का जो रूल है, इसमें अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है या कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो y इक्वल्स टू अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 10, 12, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, 10, पाई, माइनस पे भी हो सकता है। उसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो किस तरीके से करते हैं, तो आओ देखो। मान लीजिए हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं लिखूँगा y dx। अब ये डिपेंड करता है कि उस फंक्शन का उस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हो। अगर आप x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो y dx लिख दिया। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, k dx। k यहाँ पर अलग अलग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग टाइप के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे 10, 12, 1/2, पाई, इस तरह के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो i जो होगा उसको आपको क्या लिख देना है, k इंटू एक्स। यहाँ से जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर x लिख देना है। अगर t के रेस्पेक्ट में होता k इंटू टी लिख देते। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बन गया। अगर मान लीजिए इसकी जगह अगर हम t के रेस्पेक्ट में k इंटू डी टी करते तो k इंटू डी टी का मतलब हो जाता k इंटू टी। जैसे अब एक एग्जांपल मैं लूँ आपके सामने। सपोज़ आपको दे दिया गया है y इक्वल्स टू 10, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 10 dt। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10 किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिख देंगे 10 इंटू टी। तो यहाँ पर 10 इंटू टी इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर ये आपको अगर इस इंटीग्रेशन को आपको इनडेफिनेट बनाना है तो प्लस सी ऐड कर दो, और डेफिनेट रखना है तो कुछ लिमिट्स यहाँ पर दे दी जाएगी आपको। सिमिलरली अगर एक और अगर हम लेते हैं y इक्वल्स टू सपोज पाई है, पाई आपको पता है 22/7, इसकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर लिख दो। तो i इक्वल्स टू अगर यहाँ पर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, ये पाई dx। तो कितना होगा पाई dx यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो पाई इंटू एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस इतना सा कर रहा हूँ, जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो और अगर ठीक है इनडेफिनेट है तो आपको पाई एक्स प्लस सी करके यहाँ पर लिख देना है। सिंपल सा इतना सा काम करना है। अब अगर मान लीजिए कि इसकी जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता तो दोबारा देख लो एक बार क्या किया हमने। जो भी कांस्टेंट अगर कांस्टेंट अकेला आना चाहिए, है ना, कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो उसका जिसके भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो उसको उसके साथ एक्स के साथ में करना चाहते हो तो के इंटू एक्स लिख दो, है ना। टी के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो के इंटू टी, यानी कि 10 dt था तो 10t लिख दो, पाई dx था तो पाई x प्लस सी लिख दो। सी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अगर मान लो डेफिनेट करना होता तो क्या करते, देखो मान लीजिए हमें ये इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है, सीधा सा तरीका ये है कि भाई हमें जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो 5 का इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, लिमिट आपको दे दी गई है। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करने के लिए 5x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। तो कितना बन जाएगा, 5x की जगह एक बार 2 रखो, -5 और 1 कितना बन गया 10 इंटू -5। तो कितने आंसर आ गया, ये 5 इसका अब यहाँ पर सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसमें लास्ट में सी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सी सिर्फ तभी लिखते हैं जब डेफिनेट की जगह इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ही हम क्या लिखते हैं वहाँ पर, तो ही हम
वहाँ पर जो है सी लिखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें सी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है ना। किस में नहीं होती है? इनडेफिनेट वाले में, क्योंकि डेफिनेट में हमें लिमिट्स पता होती है और इनडेफिनेट में लिमिट्स नहीं पता है। चलो आओ अब इसी से रिलेटेड एक और रूल के बारे में बात करते हैं। मान लो अब y इजिकल्स टू के इंटू एक्स की पावर n दे दिया। k अगेन यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये जो है ये एक कांस्टेंट है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जा सकता है? आई वाई डी एक्स। तो i इक्वल्स टू बन जाएगा के एक्स की पावर n और डी एक्स। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अगर k दिया हुआ है ना, इस k को बाहर निकाल दो। जो कांस्टेंट अगर है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम करते थे, अगर कांस्टेंट अकेला आता था तो उसका डिफरेंशिएशन हम ज़ीरो कर देते थे, और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आता था तो हम कांस्टेंट को तो बाहर रखते थे और उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो उसको इंटीग्रेट करके उसके साथ x लगा कर या t लगा कर बाहर इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ रहा है, लेट से यहाँ पर हमने कांस्टेंट को x की पावर n के साथ रखा है, तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लेंगे और सिर्फ x की पावर n को ही इंटीग्रेट करेंगे। तो ये यहाँ बन जाएगा k x की पावर n और dx। तो ये i ये बन जाएगा। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसको अगर मैं देखूँगा तो ये x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस सी अगर लगा दोगे तो ये इनडेफिनेट, और अगर लिमिट दी हुई होगी तो डेफिनेट। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। अगर कोई x की पावर n है, किसी भी फंक्शन के आगे अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालो और सिर्फ उस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, है ना। तो सिंपली जो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 था, वो मैंने किया। लेट से अब यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लो मेरे पास दिया हुआ है 10x, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मैंने इसकी जगह ऐसे किया dx, तो अब मैं यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही कर रहा हूँ। तो 10 इंटू एक्स डी एक्स, इसका मतलब तो होता है कि dx के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर 10 तो कांस्टेंट है, तो इस 10 को क्या करो? बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा? x dx i, यहाँ 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि x की पावर 1 होगी तो 1+1 इक्वल्स टू, तो ये यहाँ पर ये फाइनली हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। आप इसको चाहो तो थोड़ा और सॉल्व करके लिख सकते हो। ये 2 से 5 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो i इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस सी हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक और फंक्शन लेता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास दिया है y इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लेट से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 5t स्क्वायर dt के रेस्पेक्ट में, इनडेफिनेट ही कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर 5 कांस्टेंट है और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 5 कांस्टेंट है और ये फंक्शन है और ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो और इसको इंटीग्रेट, कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल रहा हो, और ये टी स्क्वायर डी टी यहाँ पर ये बन जाएगा डी टी जो है ना। तो यहाँ टी स्क्वायर जो होगा बेसिकली तो 5 और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है? टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो प्लस सी, तो आई इक्वल्स टू 5/3 टी क्यूब प्लस सी, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत आसान सा है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से निकाल के लिख सकते हो। तो बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि अगर कांस्टेंट इंटीग्रेशन में अकेला आता है तो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप x के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी लिख दो, अगर इनडेफिनेट करना चाहते हो, और डेफिनेट करना चाहते हो तो लिमिट लगा दो। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आता है तो उस फंक्शन को का इंटीग्रेशन कर दो और कांस्टेंट को बाहर रखो बस। ठीक है, तो वो इस तरीके से हम कर सकते हैं।
अब इसमें कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जिनका हम इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। तो मैं कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शंस लिख रहा हूँ जिनके इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। अब यहाँ पर हम हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। जैसे आपको अगर याद हो तो डिफरेंशिएशन में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक इन सब का इंटीग्रेशन किया था। लेकिन यहाँ पर हम एज इट इज़ इन सब का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम कुछ ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस का ही इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरीके से e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, है ना। कुछ और पर्टिकुलर वैल्यूज़ का इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसका भी क्लियरली। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम log x का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं तो log x का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, हो सकता है, और लेकिन उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और उतनी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आओ समझते हैं फिर उससे। देखिए दोस्तों, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस होती है। जैसे एक छोटी सी टेबल में यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरे फंक्शंस की बताता हूँ कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस एक्स होता था। कोस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का माइनस कोट इंटू कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, सेक का सेक इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और लॉग एक्स का 1/x। तो क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स अपोजिट प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो हमें यहाँ पर हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से और इन्हीं फंक्शन जो इस साइड ये फंक्शन दिए हुए इन्हीं फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इनमें से जिस भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शंस निकल कर आएंगे। जैसे अगर मैं कॉस का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे पास साइन एक्स निकल कर आएगा। अगर मैं माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो कोस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा। ये माइनस इधर भेजा जा सकता है। सिमिलरली सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से टेन एक्स आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से माइनस कोट एक्स आएगा। कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करने से कोसेक एक्स आएगा। टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने से सेक एक्स आएगा। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, क्योंकि हमें पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होने वाला है। और 1/x का इंटीग्रेशन log x होने वाला है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो यह होगा। इसीलिए मैं आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि x की पावर -1, इसका मतलब यही तो है। x की पावर 1 का हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप x की पावर -1 को x की पावर n वाले तरीके से करोगे तो x की पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हम सिर्फ इन्हीं फंक्शन का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो इस वाली साइड में कहीं पर भी अकेला टेन नहीं आ रहा है, अकेला सेक नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि टेन का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसको नॉर्मल लेवल पर नहीं कर सकते। उसके लिए वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है इंजीनियरिंग के जो लोग नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनको वो सिखाई जाती है। मैथ्स के जो बच्चे होते हैं जिनके पास मैथ्स होता है, तो हमें जो ज़्यादातर यूज़ करनी है फिजिक्स में, जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो ये वाली, ये और ये दोनों यूज़ होते हैं। ये तीनों आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाले होते हैं, है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है। आई का मतलब मैं यहाँ इंटीग्रेशन मतलब सीधे इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, या उसको ln x लिख सकते हो या log। ये तो आपको याद होने ही चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है ना। ये कई बार जिसमें से ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा ये बाकी तीन फंक्शन जो बचे हुए हैं इनके इंटीग्रेशन आप याद रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा यूज़ फिज़िक्स में ये नहीं होने वाले हैं। तो एक बार के लिए इनको भी लिख लेते हैं। ये तीन इंटीग्रेशन और हैं,
आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको ये वाले फंक्शंस हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एक बार लर्न कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये बना रहे। देखिए दोस्तों, अगला रूल क्या है, रूल नहीं है, मतलब ऐसे छोटी सी थ्योरी, उसको हमने रूल का नाम दे दिया है। अगर मान लो कि दो फंक्शन प्लस में दिए हुए हों, दो फंक्शंस को ऐड किया हुआ है, तो उन फंक्शंस को अगर हमने ऐड किया हुआ है ना, तो उसका इंटीग्रेशन करना, मतलब u और v जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, यहाँ पर एक अलग फंक्शन दिया है, ये एक अलग फंक्शन दिया है, अगर ये दोनों फंक्शंस को हमने ऐड किया हुआ है तो इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो हमें चेक करना है। तो इंटीग्रेशन y dx जो होगा वो इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx यहाँ पर हो जाएगा। तो u dx प्लस v dx यहाँ पर एक इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर दो या दो से ज़्यादा भी अगर फंक्शन आपस में प्लस या माइनस की फॉर्म में दिए हुए हो, प्लस या माइनस से कनेक्टेड है, तो उनका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करो और उनके बीच में जो भी माइनस या प्लस का साइन लगा हुआ है वो वहाँ पर लगा दो, है ना। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, y का इंटीग्रेशन करना है, मतलब u का इंटीग्रेशन सेपरेटली, प्लस की जगह प्लस और v की जगह v का इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि और इजीली आपको क्लियर होगा। जैसे समझ लीजिए y आपको दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। हम यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही करेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लूँगा तो देखो y x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर बेसिकली दो फंक्शन है, एक तो x फंक्शन दिया और एक एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया है। ये दो फंक्शन हमें इसमें दे रखे हैं। जब ये दो फंक्शन हमें इसमें दे रखे हैं, इसका मतलब इसका इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब इसका अलग से कर दो और इसका अलग से कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, सिंपल सी चीज़ है, इस तरीके से हम कर देंगे। x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बोलो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कैसे निकाला, x की पावर 1 लगी हुई है, अगर कहीं कुछ पावर नहीं लगी इसका मतलब 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। और जितनी पावर यहाँ होती है ना उतनी पावर नीचे, उतनी वैल्यू हम नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो i इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो प्लस c इनडेफिनेट कर रहे हैं तो हम ये इस तरह से इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। कुछ अलग से नहीं करना, यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उनका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करो और जो बीच में साइन लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा। तो बस ये साइन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का नहीं होना चाहिए, या प्लस का होना चाहिए या माइनस का होना चाहिए। एक और लेते हैं, आओ y इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स, सपोज ऐसे कुछ फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग फंक्शन है, यू कैन सी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और साइन एक्स दिया है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल पता है, लेकिन ये पूरा एक फंक्शन के टर्म्स में इक्वेशन दी हुई, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे और साइन एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में जो माइनस का साइन है वो माइनस का साइन लगा दो। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस साइन एक्स और dx, ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर i जो होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस का साइन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको थोड़ा याद हो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है तो थोड़ा ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में माइनस प्लस नहीं आता है, डिफरेंशिएशन में जब होता है वही है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, अगर तुम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स ही आएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने पर भी कॉस आएगा, लेकिन माइनस आ जाता है इंटीग्रेशन में। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइन एक्स और कॉस एक्स के आपस में ही इंटरचेंज होते हैं। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर वहाँ पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो उस तरह से टर्म यहाँ पर रहती है, तो आपको बस ये माइनस के साइन का ध्यान रखना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, इसको अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कॉस एक्स हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है।
तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस एक्स जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो इंटीग्रेशन हमारे पास आई का जो बेसिकली इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर हो गया। नई चीज़ कुछ नहीं है, बस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हमें इंडिविजुअल फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक और आपको दूँ, y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसमें भी प्लस की फॉर्म में दिया है, एक और ले लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है इस पूरे फंक्शन का, तो ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ एक छोटे छोटे फंक्शन है, उनका इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी ध्यान होना चाहिए। जैसे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स जो है, इसका इंटीग्रेशन आप x की पावर माइनस n करके नहीं कर सकते, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मान लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो उसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो कर सकते थे, 1 अपॉन एक्स क्यूब होता तो कर सकते थे। 1 अपॉन एक्स या x की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन आप x की पावर n वाले तरीके से नहीं कर सकते, इसका बहुत ध्यान रखना, कई बार ये गलती हो जाती है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ln x या log x, आप इसको लिख सकते हो, प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये देखो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर 1 अपॉन एक्स का log x ln x, इस तरीके से होता है। तो यही चीज़ हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखी, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स का 1 ln x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, बस इंडिविजुअली आपको जो कुछ एक टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रेशन पता होने चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पता होना चाहिए, और एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोर्शन नहीं दिया जाएगा, आपको ज़्यादातर जो है प्लस तक का ही दिया जाता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वाला पोर्शन जो है उससे रिलेटेड पार्ट जो है फिजिक्स में नहीं आता है। तो बेसिकली हमें बेसिक नॉलेज जो इंटीग्रेशन की है वो यहाँ पर इसमें हमें मिल जाती है। तो कुछ एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर आप उनको ट्राई करना और उसके आंसर जो है एक बार मुझे आप ट्राई करना, और उसके आंसर फिर आप चेक करना कि आपने सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करो एक बार कि इन 5 क्वेश्चंस का यहाँ पर आप किस तरीके से आंसर दे सकते हो। अगर आपका आंसर सही आता है तो आप चेक करना, एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं जब लिखूँगा तो आप चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो आइए देखिए, इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसके लिख रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेट करके लिखूँगा तो ये हो जाएगा cos x का हो जाएगा साइन एक्स का माइनस cos x और cos x का sin x। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम तो 1 अपॉन एक्स इसका ln x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, सब जगह प्लस सी ज़रूर लगा देना। इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, माइनस की जगह माइनस, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -4 मतलब +1 -4 +1, ठीक है, प्लस सी cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। तो इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो x की पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होता है cos x और प्लस cos x का होता है sin x। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये हो जाएगी cos x प्लस sin x। तो ये इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। तो ये सारे फंक्शन जो है इनके इंटीग्रेशन आपने देखे कि किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन है। इसके अलावा आपसे अलग तरीके का कोई इंटीग्रेशन नहीं बोला जाएगा।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे, इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन एरिया वगैरह के बारे में और कुछ चेन रूल के बारे में, इंटीग्रेशन के चेन रूल के बारे में मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताऊँगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए फिजिक्स शाला के साथ बने रहिए। Thank you very much.